भारत में अभी लगभग 20 करोड़ मुसलमान रहते हैं और फाइनेंशियली 30% मुस्लिम्स पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं। लेकिन ये वक्फ बोर्ड जो मुस्लिम चैरिटीज को मैनेज करता है, इनके पास टोटल 1,20,000 करोड़ की वेल्थ है। एंड राइट नाउ भारत वर्ष के 10 लाख एकड़ जमीन इस वक्फ बोर्ड के पास है। अभी सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिन मुस्लिम कम्युनिटी की डेवलपमेंट के लिए ये सब चैरिटीज किया जा रहा है, वो क्या असलियत में सही तरह से यूज किया जा रहा है? क्योंकि वक्फ बोर्ड के पास एग्जिस्टिंग जो वेल्थ है, उनसे अगर 10% की भी एनुअल रिटर्न आता है तो वो होता है 10 या 12,000 करोड़। लेकिन अब पेपर डॉक्यूमेंट्स में ये दिखाया गया है कि वक्फ बोर्ड की एनुअल इनकम है 163 करोड़। सन 2022 में तमिलनाडु की थिरुचेंदुराई नाम की एक छोटी सी गाँव को वक्फ ने अपनी प्रॉपर्टी डिक्लेयर किया था, लेकिन इसके बारे में उस गाँव की जो विलेजर्स थे उनको कुछ भी पता नहीं था। इवन कर्नाटक में भी 1200 एकड़ जमीन को वक्फ ने अपनी प्रॉपर्टी डिक्लेयर किया था। इनमें से ज्यादातर जमीन तो गरीब किसानों की थी और सिर्फ ये 2-3 गांव नहीं, बल्कि मुकेश अंबानी की घर एंटीलिया से लेकर प्रयागराज की कुंभ की जमीन एंड इवन ईडन गार्डन्स एंड पार्लियामेंट की जमीन भी, इन सभी को वक्फ बोर्ड खुद की प्रॉपर्टी मानते हैं। अभी सवाल ये है कि ये वक्फ क्या है और ये कैसे काम करता है, और क्या वक्फ में सच में ऐसा कोई रूल है कि वो बिना किसी इजाजत के किसी की भी जमीन को अपना प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर सकते हैं। और अभी 2025 में मोदी जी की सरकार ने इस वक्फ बिल को करेक्ट करने के लिए एक अमेंडमेंट बिल पास की है पार्लियामेंट में, और इसमें वो लोग ये दावा कर रहे हैं कि इसमें वक्फ की जो इनकम है वो और भी ज्यादा बढ़ेगा और वक्फ की जितने भी प्रॉपर्टीज है उनको और भी अच्छी तरह से मैनेज किया जाएगा। लेकिन सन 1995 में जब फर्स्ट टाइम इस वक्फ एक्ट को लाया गया था, तब कांग्रेस के साथ बीजेपी की सरकार भी इस एक्ट को एक्सेप्ट किए थे, लेकिन अभी उनका पहले एक्सेप्ट किया हुआ बिल को ही वो लोग चेंज करना चाहते हैं। अभी सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस बिल के वजह से क्या सच में मुसलमान कम्युनिटी का कोई फायदा होगा, या फिर ये उनकी प्रॉपर्टी को हड़प करने का कोई साजिश है, और क्यों मुसलमानों का एक ग्रुप इस बिल के अगेंस्ट बात कर रहा है और क्यों एक ग्रुप इसको एक्सेप्ट कर रहा है। तो है गाइस, मैं हूँ मिस्टर मॉर्फिन और आज हम लोग बात करने वाले हैं इसी वक्फ अमेंडमेंट बिल के बारे में। और सबसे पहले मैं ये बात क्लियर कर लेना चाहता हूँ कि मैं इस वीडियो में खुद का कोई ओपिनियन नहीं दे रहा हूँ। मैं इस वीडियो में जो भी आपसे कहूँगा उसका सारा सोर्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, और मेरा बस आपसे यही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा आखिर तक देखने के बाद आप ये डिसाइड करो कि कौन सही है और कौन गलत। तो चलिए बात करते हैं वक्फ की हिस्ट्री के बारे में। 634 ईस्वी में इस्लाम धर्म की थर्ड खलीफा हजरत उमर प्रॉफिट हजरत मोहम्मद को उनका खैबर में मौजूद एक जमीन के बारे में बताती है। वो प्रॉफिट से ये जानना चाहते थे कि वो कैसे इस्लाम के अच्छे कामों के लिए इस जमीन को यूज कर सकते हैं। तब प्रॉफिट हजरत मोहम्मद खुश होकर उनकी इस जमीन को सदकाए जरिया करने के लिए बोलते हैं। इससे वो अपने मरने के बाद भी सवाब यानी पुण्य कमा सकते थे। इवन इससे पहले प्रॉफिट मोहम्मद ने बहुत सारे ऐसे जमीनों को सदकाए जरिया किए थे और उन्होंने इस्लाम की सबसे पहला मस्जिद यानी मस्जिद कुबा को एस्टैब्लिश किए थे। तो अभी यहाँ पे एक सवाल आ सकता है कि ये जो सदकाए जरिया है वो क्या है और इसके साथ वक्फ की क्या रिलेशन है। देखिए, सदकाए जरिया का असली मीनिंग ये है कि कंटिन्यूअस चैरिटी, यानी कि हमेशा किए जाने वाला एक दान, और ये एक ऐसा दान है जो सिर्फ अल्लाह के नाम पे किया जाता है। सोचिए कि कोई मुसलमान अगर एक पेड़ को सदकाए जरिया करते हैं, अभी उस पेड़ से पाया गया सभी बेनिफिट्स की जो सवाब यानी पुण्य है वो इस इंसान को जीवित रहते हुए और मरने के बाद भी मिलता रहेगा। तो एक्चुअली सदका जरिया का सिंपल मीनिंग ये है कि ये एक दान है जो कि सिर्फ अल्लाह के नाम पे किया जाता है, और ये कोई जमीन हो सकता है, पौंड हो सकता है, या फिर मनी भी हो सकता है, और नॉलेज भी हो सकता है। सही मुस्लिम हदीस 1631 में ये कहा गया है, जो ज्ञान किसी की बेनिफिट के लिए इस्तेमाल होता है उसी को ही सदका जरिया कहा जाता है। प्रॉफिट हजरत मोहम्मद जो ज्ञान इस्लाम धर्म के बारे में दिए थे उससे आज करोड़ों मुसलमान लोगों का फायदा होता है। तो ये भी एक सदका जरिया का पार्ट है। लेकिन अगर कोई प्रॉपर्टी एक बार कोई सदका जरिया कर देते हैं तो वो फिर से सेल या फिर बाई किया नहीं जा सकता, और उसका एक ही मालिक होता है और वो है अल्लाह। इवन वो प्रॉपर्टी जिसने दान किया है वो अगर चाहे तो वो वापस नहीं ले सकता। आप ये बोल सकते हो कि इस प्रॉपर्टी के ऊपर एक टाइप का प्रोटेक्शन लागू हो जाता है जिसको अरबी वर्ड में कहा जाता है वकाफा, और यही से सदका जरिया का नाम भी वक्फ हुआ।
तो इसका मतलब वक्फ का सिंपल मतलब ये है कि जो एक बार दान हो चुका है वो वापस नहीं हो सकता, और इसीलिए ये बोला जाता है वंस अ वक्फ ऑलवेज ए वक्फ। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि दिल्ली की जो जामा मस्जिद है, शाहजहां ने 400 साल पहले उसको वक्फ डिक्लेयर किया था, इसीलिए आज 400 साल बाद भी ये जो जामा मस्जिद है वो वक्फ का प्रॉपर्टी है। लेकिन ये जो वक्फ की प्रॉपर्टी है इसको आप बाय या फिर सेल नहीं कर सकते, लेकिन इसको रेंट पे देके आप इनसे इनकम जनरेट कर सकते हैं, और इनसे जो पैसे जनरेट होंगे वो फिर से इस्लाम धर्म के लिए या फिर गरीब मुसलमान लोगों की भलाई के लिए यूज होगा। इन पैसों से अगर कोई चाहे तो कोई हॉस्पिटल बना सकता है, स्कूल बना सकता है, या फिर चाहे तो मस्जिद भी बना सकते हैं। और ये जो वक्फ की ज़मीन कहाँ पे भाड़ा दिया जाएगा, कहाँ पे यूज़ किया जाएगा, इन सबको मैनेज करने के लिए एक मुतवाली अपॉइंट किया जाता है, और ये इंसान इस प्रॉपर्टी की सिर्फ देखभाल कर सकते हैं, ना ही वो इस प्रॉपर्टी को बेच सकता है और ना ही खरीद सकता है। और वो अगर चाहे तब भी इस प्रॉपर्टी को किसी को दान नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने पहले ही बताया हुआ है कि वंस आ वक्फ ऑलवेज आ वक्फ। अभी इस वक्फ प्रॉपर्टी को कोई सीज ना कर दे, इसी वजह से भारत की हर एक स्टेट में एक वक्फ बोर्ड है, और इस बोर्ड का काम है भारत की उस पर्टिकुलर स्टेट में सभी वक्फ प्रॉपर्टी को मैनेज करना। और भारत की हर एक स्टेट में शिया और सुन्नी 2 वक्फ बोर्ड है। अभी ये सुनिए कि वक्फ प्रॉपर्टी से जितने भी इनकम होते हैं उसका 7% चला जाता है वक्फ बोर्ड में। वहाँ पे काम कर रहे सभी एम्प्लॉयज की सैलरी और उस रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए सभी खर्चे इस 7% से ही उठाया जाता है। और पूरे इंडिया में ऐसे टोटल 31 वक्फ बोर्ड है, और इन सभी 31 वक्फ बोर्ड को कंट्रोल करने के लिए एक सेंट्रल वक्फ काउंसिल भी है। अभी चलिए ये देखते हैं कि जो वक्फ का आइडिया है ये इंडिया में कैसे आया। सन 1192 में मोहम्मद घोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा के फर्स्ट टाइम इंडिया में मुसलमान एम्पायर को एस्टेब्लिश किए थे, और उसके बाद से ही जनरेशन वाइज सभी प्रॉपर्टीज को वक्फ करने का जो कार्यक्रम है वो चलता रहा है। और सिर्फ मुस्लिम राजा नहीं बल्कि ऐसे बहुत सारे हिंदू राजा भी है जो रिलीजियस रिलेशन को मेंटेन रखने के लिए प्रॉपर्टीज को वक्फ किए हैं। मतलब कोई भी इंसान अपनी प्रॉपर्टी को वक्फ करवा सकते थे, और पहली बार ब्रिटिश इंडिया में इस वक्फ के लिए एक लॉ बनाया गया था जिसका नाम रखा गया था मुसलमान वक्फ वैलिडेशन एक्ट 1930। और उसके बाद जब हमारी देश को आज़ादी मिलती है तब इस एक्ट का नाम होता है वक्फ एक्ट 1954, जिसमें ये क्लियरली लिखा गया था अगर कोई प्रॉपर्टी वक्फ किया जाता है तो उसका रजिस्ट्रेशन करवाना ज़रूरी है, और कोई अगर इस वक्फ प्रॉपर्टी को दखल करने की कोशिश करता है तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई किया जाएगा। लेकिन उस टाइम पे बहुत सारा प्रॉब्लम वक्फ में फेस किया गया था। उस टाइम पे कोई अगर उस वक्फ प्रॉपर्टी को दखल करके रखते थे तो वक्फ के पास वो पावर नहीं था कि वो उस इंसान को उस वक्फ प्रॉपर्टी से हटाए, या फिर ऐसा कोई लैंड जो वक्फ अपना प्रॉपर्टी बोल रहा है तो उसके लिए कोर्ट में जाके बहुत लंबा एक केस लड़ना पड़ता था। और ऐसा बहुत बार हुआ है कि वक्फ प्रॉपर्टी को मेंटेन करने के लिए जिनको अपॉइंट किया जाता था वही लोग वक्फ प्रॉपर्टी को अपने बेनिफिट के लिए यूज़ करते थे। सीधा सीधा बताऊँ तो वो लोग खुद के लिए वहाँ से इनकम जनरेट करते थे। अभी भी कभी कभार ये सुनने को मिल जाता है कि ये जो मुतवाली लोग होते हैं वो वक्फ प्रॉपर्टी को अपने बेनिफिट के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो यार सिंपली अगर बताऊँ तो 1954 का जो वक्फ एक्ट था वो इतना भी डेकोरेटेड और पावरफुल नहीं था, इसीलिए 1995 में इस वक्फ एक्ट को फिर से करेक्ट किया गया था, यानी कि वक्फ एक्ट की नया वर्जन अपडेट हुआ था। और उस टाइम पे इस एक्ट को रूलिंग पार्टी कांग्रेस के साथ साथ बीजेपी भी एक्सेप्ट की थी। इस नए एक्ट में वक्फ बोर्ड को बहुत सारे पावर दिया गया था, लेकिन ये न्यू एक्ट बाद में जाके बहुत बड़े कंट्रोवर्सीज भी क्रिएट किए। जैसे कि इससे पहले वक्फ की सारे जो केसेस था वो कोर्ट में लड़ा जाता था, लेकिन इस नए एक्ट में वक्फ की जो सारे मामले थे इनको जल्दी से निपटाने के लिए वक्फ ट्राइब्यूनल बनाया गया था। इस ट्राइब्यूनल के पास कोर्ट के जैसा ही पावर था, और इसमें यह कहा जाता है कि ये जो वक्फ ट्राइब्यूनल है वो अगर वक्फ के किसी मामले में अपना डिसीजन ले लेता है तो उसी को ही फाइनल वर्डिक्ट माना जाता था। इसका मतलब उस डिसीजन को बाद में चेंज नहीं किया जा सकता। मतलब सोचिए कि आपके और वक्फ ट्राइब्यूनल के बीच अगर कोई जमीन रिलेटेड मामला हुआ और वक्फ ट्राइब्यूनल अगर एक बार कह दिया कि ये जमीन वक्फ बोर्ड की है, तो तब आप इस केस को लेके ना तो हाई कोर्ट जा सकते हो ना ही सुप्रीम कोर्ट। लेकिन ऐसे बहुत सारे स्पेसिफिक कंडीशंस भी है जिसमें आप हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट जाके चैलेंज कर सकते हो इस
वक्फ ट्राइब्यूनल के अगेंस्ट। तो अभी तो आप समझ गए होंगे कि इस वक्फ एक्ट के वजह से वक्फ बोर्ड के पास कितना पावर आ गया था। और वक्फ बोर्ड के पास सेकंड जो पावर आया था वो ये था, अगर किसी पर्सन के साथ वक्फ बोर्ड की लैंड रिलेटेड डिस्प्यूट होता है तो वक्फ बोर्ड को उस पर्सन को अपना डॉक्यूमेंट्स दिखाना पड़ता था और उनको ये प्रूव भी करना पड़ता था कि ये जो प्रॉपर्टी है वो वक्फ प्रॉपर्टी है। लेकिन ऐसे बहुत सारे केसेस में देखा जाता है कि 100 से 150 साल पुराना कोई जमीन जिसको बहुत सालों पहले वक्फ बताया गया था, लेकिन उस जमीन को वक्फ किया गया था, इसका कोई प्रूफ नहीं है। या फिर सोचिए कोई यूं ही अपने मुंह से बोल दिया कि मैं अपनी जमीन को वक्फ कर रहा हूँ। इसी वजह से वक्फ बोर्ड ऐसे बहुत सारे प्रॉपर्टीज है जिनको वक्फ कहते तो है लेकिन प्रूफ नहीं कर पाते। इसीलिए कांग्रेस की सरकार 1995 में इस एक्ट में एक नई धारा को ऐड करते हैं। इसके वजह से जो अपडेट आया था वो ये था, अगर वक्फ किसी प्रॉपर्टी को अपना कहते हैं तो अभी प्रेजेंट उस जमीन पे जो रह रहे हैं उनको ये दिखाना पड़ता था या फिर प्रूफ करना पड़ता था कि उनका ज़मीन वक्फ नहीं है। और वक्फ उस प्रॉपर्टी को वक्फ डिक्लेयर करने से पहले एक नोटिस ज़रूर भेजेंगे और उस ज़मीन की जो रिसेंट ओनर है वो अगर चाहे तो वक्फ ट्राइब्यूनल में 1 साल के अंदर मामला कर सकता है। और अगर वो इंसान उस प्रॉपर्टी को 1 साल के अंदर अपना प्रूफ नहीं कर पाता है तो उसके बाद इस प्रॉपर्टी को वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया जाएगा। इसके अलावा भी एक धारा और ऐड किया गया था, वो था वक्फ बाय यूजर। सोचिए एक ऐसी प्लेस है जो बहुत सालों से इस्लाम धर्म की काम के लिए यूज किया जा रहा है, उस जगह को भी वक्फ बोर्ड अगर चाहे तो खुद की प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर सकता है एंड वक्फ के पास प्रॉपर्टी क्लेम करने का कोई टाइम लिमिट भी नहीं रहेगा। मैं और सिंपली आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अगर आप किसी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी में दखल करके रहना स्टार्ट करते हैं तो गवर्नमेंट के पास 30 साल समय रहता है उस जमीन को अपना क्लेम करने के लिए और आपके लिए ये टाइम होता है 12 साल। मतलब आप अगर किसी जमीन पे 12 साल रहते हैं बिना किसी दिक्कत के तो 12 साल के बाद उस जमीन को आप खुद का डिक्लेयर कर सकते हैं। लेकिन वक्फ के लिए ऐसा कोई टाइम लिमिट नहीं था और मैंने पहले भी बताया है कि वंस अ वक्फ ऑलवेज अ वक्फ। अभी 1995 में इस एक्ट को पास तो कर दिया जाता है, उसके बाद 2005 साल में कांग्रेस की रूलिंग टाइम पीरियड में ही एक कमेटी भी बनाया जाता है और इस कमेटी को लीड कर रहे थे दिल्ली की एक्स जज राजिंदर सचर। इस कमेटी को इसलिए बनाया गया था ये देखने के लिए कि इंडिया में जितने भी मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं ये लोग इतने पीछे क्यों है, वाई देयर फाइनेंशियल कंडीशन एंड एजुकेशन इज नॉट इम्प्रूविंग। पूरे 1 साल तक सर्वे करने के बाद ये सचर कमेटी एक रिपोर्ट भी पेश करता है और ये रिपोर्ट बहुत ही शॉकिंग भी था। और रिपोर्ट में ये बताया गया था कि इंडिया में बहुत सारे वक्फ प्रॉपर्टी है और सिर्फ 2006 साल की डाटा ये बता रहा था कि इंडिया में टोटल 4.9 लाख वक्फ प्रॉपर्टीज है, जिसमें सिर्फ 6 लाख एकड़ तो एम्प्टी लैंड ही है। और इतने सारे वक्फ प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन दिखाया गया है पेपर में सिर्फ 6000 करोड़ की, बल्कि जिसका ओरिजिनल मार्केट वैल्यू था 1.2 लाख करोड़ की, जिससे आराम से ईयरली 10 से 12 हजार करोड़ इनकम जनरेट हो सकता था। लेकिन पेपर में दिखाया गया है कि इससे वक्फ की एनुअल इनकम होता है सिर्फ 163 करोड़। मतलब वक्फ की जो इतने सारे प्रॉपर्टी है उनका सही इस्तेमाल नहीं किया जा रहा था और ऐसे बहुत सारे वक्फ प्रॉपर्टीज थे जिनका डॉक्यूमेंटेशन भी नहीं था और रिकॉर्ड के बगैर उन जमीनों को इलीगली दखल किया गया था। और ऐसे बहुत सारे जगह था जहाँ पे वक्फ बोर्ड बहुत ही वीक था क्योंकि वहाँ पे प्रॉपर मेंटेनर नहीं था और ऐसे बहुत सारे जगह था जहाँ पे मेंटेनर ही था मेन कल्प्रिट। इसके वजह से वक्फ की जितने इनकम होना चाहिए था वो नहीं हो पा रहा था। सचर कमेटी ये बताती है कि अगर वक्फ की जितने प्रॉपर्टीज़ है उनको सही तरह से मेंटेन किया जाता है, मैनेज किया जाता है, तो जो इनकम होगा उससे हमारे पीछे रह गए मुस्लिम भाइयों की जो फाइनेंशियल और एजुकेशन कंडीशन है उसको इम्प्रूव किया जा सकता है। अभी हम आपको वक्फ में किया गया कुछ इलीगल काम के बारे में बताते हैं। मैंने आपको बताया कि वक्फ प्रॉपर्टी वक्फ डिक्लेयर होने के बाद ना ही बेचा जा सकता है ना ही खरीदा जा सकता है। लेकिन 2016 में विजय माल्या ने एक वक्फ प्रॉपर्टी को खरीदा था और उस जमीन पे वो एक दारू की फैक्ट्री भी बनाई थी और ये न्यूज़ स्प्रेड होते ही उत्तर प्रदेश की सिया वक्फ बोर्ड विजय माल्या को एक नोटिस जारी की थी। और एक रिसेंट केस भी है जो मैं आपको बताता हूँ। साल 2024 में कर्नाटक वक्फ बोर्ड की चीफ अकाउंटेंट मीर अहमद अब्बास, जो कि कर्नाटक वक्फ बोर्ड की एक सीईओ जुल्फिकार अहमद के अगेंस्ट एक केस फाइल किया था जिसमें ये बताया गया था कि ये जो जुल्फिकार था वो
प्रीवियस 8 ईयर्स से वक्फ की जो प्रॉपर्टी है उसमें इलीगल काम कर रहे थे, जिसमें 4 करोड़ की प्रॉपर्टी को मिस यूज किया जा रहा था। इसी ईयर में मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड की हेड और कांग्रेस की लीडर रियाज खान, इनके नाम के ऊपर भी एक नोटिस जारी किया गया था मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड की तरफ से, और उनके अगेंस्ट ये एलिगेशन था कि उन्होंने 7 करोड़ वक्फ प्रॉपर्टी की मिसयूज की है। और केस करने के तुरंत बाद ही रियाज खान वहां से भाग जाता है और पुलिस उनको पकड़ने के लिए 5,000 रुपए की गिफ्ट मनी भी डिक्लेयर किया था। मैं इस वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं करना चाहता इस वजह से, वरना मैं आपको ऐसे बहुत सारे और भी इलीगल केसेस के बारे में बता सकता था। तो मेन टॉपिक ये है कि अगर वक्फ प्रॉपर्टी को ठीक से मैनेज किया जाता तो बिलो पॉवर्टी लाइन वाले जो सभी मुसलमान भाई है उनका फायदा होता, लेकिन यही एक चीज़ थी जो स्किप किया जा रहा था। और इसी करेक्शन को लेके 2025 में मोदी जी की सरकार ये वक्फ अमेंडमेंट बिल को पास की है। अभी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ये सोच रहे होंगे कि मोदी जी ने वक्फ की जो लॉ है उसको बदल दी है। सरकार ने इस एक्ट को अमेंड किया है, मतलब करेक्ट किया है, ना कि बदल दिया है। तो चलिए अभी देखते हैं कि इस एक्ट को लेके इतने सारे प्रोटेस्ट क्यों उठ के आ रहे हैं। वक्फ एक्ट में पहले बताया गया था कि कोई भी इंसान हो, वो मुसलमान हो या फिर हिंदू हो या फिर किसी भी धर्म का हो, वो अगर चाहता है तो अपनी प्रॉपर्टी को वक्फ डिक्लेयर कर सकता था। लेकिन इस न्यू एक्ट में ये बताया गया है कि एक मुसलमान जो कि पिछले 5 साल से मुस्लिम धर्म को प्रैक्टिस कर रहा है, सिर्फ वही अपने प्रॉपर्टी को वक्फ डिक्लेयर कर सकता है। मतलब न्यू एक्ट में वक्फ बाय यूजर इस धारा को ही हटाया दिया गया है। और इस एक्ट में ये बोला गया है कि अगर जमीन की प्रॉपर डॉक्यूमेंट है तभी उस जमीन को वक्फ क्लेम किया जा सकता है। और प्रॉपर डॉक्यूमेंट के अलावा वक्फ बोर्ड किसी भी प्रॉपर्टी को वक्फ डिक्लेयर नहीं कर सकता। अब ये लॉ वक्फ के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। सोचिए ऐसा कोई हिस्ट्रिकल प्लेस जो कि बहुत साल पहले वक्फ किया गया था, लेकिन वो जमीन वक्फ है इसका कोई प्रूफ नहीं है, तो वो अभी वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं रहेगी। और आप लोगों के लिए ये जानना जरूरी है कि इस टाइम पे 5,973 ऐसे वक्फ प्रॉपर्टीज है जहाँ पे गवर्नमेंट वक्फ प्रॉपर्टीज के ऊपर कुछ बनाया है। तो अभी अगर वक्फ उन जमीनों की प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं दिखा पाता है तो बाय डिफॉल्ट वो सारा प्रॉपर्टीज गवर्नमेंट की बन जाएगी। और इस पूरे प्रोसेस की फ्लो मेंटेन करने के लिए एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को अपॉइंट किया जाएगा। कलेक्टर सर्वे करने के बाद जो रिपोर्ट देगा वो रिपोर्ट वक्फ बोर्ड को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और मोस्ट ऑफ द कंट्रोवर्सीज इसी बात के ऊपर हो रहा है। तो जब मामला सरकार और वक्फ बोर्ड के बीच में होगा तब तो कलेक्टर एक सरकारी कर्मचारी निकलेगा ना। तो इसी बात पे उठ रहा है सारा सवाल। तो इसी बात को लेके सारा मुसलमान भाई ये सोच रहे हैं कि सरकार के पास एक अपॉर्चुनिटी रहेगा कि वक्फ प्रॉपर्टी को अपना घोषित करने के लिए। लेकिन ये भी जानना जरूरी है कि जिन वक्फ प्रॉपर्टीज की प्रॉपर डॉक्यूमेंट है उनका कोई कुछ नहीं बिगड़ सकता। जिन प्रॉपर्टीज को लेकर डिस्प्यूट चल रहा है, जिनका प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं है, उन्हीं को गवर्नमेंट अपना क्लेम करेगा। अभी इस एक्ट के वजह से मुसलमान भाइयों का फायदा होगा या नुकसान वो तो टाइम ही बताएगा। तो इसका मतलब इस वक्फ अमेंडमेंट बिल के वजह से वक्फ बोर्ड की जो पावर है उनको बहुत ज़्यादा कम कर दिया गया है। और एक चीज़ है, पहले वक्फ ट्राइब्यूनल जो कहता था उसी को फाइनल वर्डिक्ट माना जाता था, लेकिन अभी नए एक्ट में ये बताया गया है कि अगर लोग चाहे तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में भी चैलेंज कर सकता है। और इस नए एक्ट में ये भी कहा गया है कि इस वक्फ बोर्ड के अंदर एक नॉन मुस्लिम पर्सन को भी रखना पड़ेगा। तो इसी बात पे ऐसे बहुत सारे मुसलमान भाई ये सोच रहे होंगे कि सरकार अब उनके धर्म को लेके टांग अड़ाएंगे। तो इसके रिप्लाई में सरकार ये बोल रहा है कि वक्फ जो है वो एक रिलीजियस मैटर है और इसको मैनेज करने के लिए जो मुतवली रखा जाता है वो भी एक मुस्लिम कम्युनिटी के इंसान है। लेकिन ये जो वक्फ बोर्ड है वो कोई रिलीजियस थिंग नहीं है। मतलब वक्फ बोर्ड सिर्फ मुसलमानों का नहीं है। भारत में इस वक्फ बोर्ड को बनाया गया था अंग्रेजों के टाइम पे। इसी वजह से यहाँ पे नॉन मुस्लिम लोग भी रह सकते हैं। और वक्फ प्रॉपर्टी की जो इनकम या फिर एफिशिएंसी है उसको और बढ़ाने के लिए एक नॉन मुस्लिम लोग का होना जरूरी है। और अभी से वक्फ की सारे प्रॉपर्टीज को डिजिटली रजिस्टर करना पड़ेगा और वक्फ से कितना एनुअली इनकम हो रहा है उसका भी हिसाब रखना पड़ेगा। और ऐसे बहुत सारे मुसलमान भाई हैं जो इस एक्ट को लेके सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है। तो अभी सुप्रीम कोर्ट क्या राय देता है वही देखने का चीज़ है। तो देखो यार, इस वीडियो को मैंने बनाया है आप लोगों तक सिर्फ इन्फॉर्मेशन पहुंचाने के लिए। इसमें मेरा कोई भी पर्सनल ओपिनियन नहीं है।
और मैंने जो भी बताया है उसका सोर्स लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।